नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज जो हमारी ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है, वो आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पर पहुँच गई है, जिसमें हम 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेके आए हैं और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारी परीक्षाओं के लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं। तो इसको आप एकदम अंतिम तक बने रहिएगा और खूब कायदे से इसको सोचिएगा, समझिएगा, इस प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जी ये देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, वो आपकी स्क्रीन पर है और इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, वो किस भाग में वर्णित हैं, इस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं कि भाग 1 में या भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, तो भाग 3 में हमारे मूल अधिकार वर्णित हैं और इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि जो मूल अधिकार हैं, ये अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में ही बिल ऑफ राइट्स रखे गए थे। और उसी से प्रभावित होके हमने अपने संविधान में मूल अधिकारों की घोषणा की और भाग 3 में उसको रखा। प्रारंभ में कुल 7 मूल अधिकार थे। बाद में संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने निरसित कर दिया। वहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया, 300 ए, ठीक है? तो आपको यहाँ जानना है कि मूल अधिकार जो हैं वो भाग 3 में वर्णित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एकदम इत्मीनान से आप लोग देखिए और तैयार करिए इसको। तो देखते हैं मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? यानी जो मूल अधिकार हैं वो हमारे कौन से अनुच्छेदों के मध्य रखे गए हैं? तो आजकल ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाग 3 में तो वर्णित हैं, लेकिन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो यहाँ ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि इसको हम लोग ठीक करते थोड़ा-सा और अनुच्छेद जिससे हमें दिखाई देने लगे। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए है 10 से 20, बी है 12 से 35, सी है 14 से 32 या डी है 20 से 40। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो मूल अधिकार हैं, जो भाग 3 में वर्णित हैं, इसका जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित मूल अधिकार हैं हमारे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग अपना अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मूल अधिकार मौलिक अधिकार की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अभी जो है आपसे यही चर्चा हो रही थी कि चूँकि देखिए भारत का संविधान भारत में विकसित नहीं हुआ है। अंग्रेजी शासन के पश्चात हमने दुनिया के महत्वपूर्ण संविधानों से अच्छी-अच्छी बातों को लिया और अपने संविधान को बनाया और उसमें भारत की जो महत्ता है, सभ्यता और संस्कृति है उसको भी शामिल किया। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, वो अन्य देशों के संविधान से हमने ली हैं। तो मूल अधिकार मैंने अभी चर्चा की थी कि अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स दिए गए थे और उसी संविधान से प्रभावित है हमारा ये मूल अधिकार। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम आराम से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। देखिए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मैंने कहा कि 6 मूल अधिकार अब बचे हैं, 7वां निरसित कर दिया गया है। पहला समानता का मूल अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार और चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है और 5वां जो है संवैधानिक उपचार। ये 5 मूल अधिकार हैं जिसमें से पहला जो समानता का मूल अधिकार है, वो किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें से अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही उत्तर है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 14, 15, 16, 17 और 18 इसमें समानता के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए, जो दूसरा हमारा मूल अधिकार है वो स्वतंत्रता का, पहला जो है समानता का था जो 14 से 18 के बीच था। स्वतंत्रता का मूल अधिकार दूसरा मूल अधिकार है और ये 19 से 22 के बीच में दिया गया है। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और या स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। 19 से 22 तक हम स्वतंत्रता के अधिकार को देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, अभी इस पे और चीज़ें हम लोग डिस्कस करते जाएँगे, परेशान नहीं होइएगा। एक-एक प्रश्न को अच्छे से हम हल करेंगे, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो तीसरा मूल अधिकार हमारा शोषण के विरुद्ध है और ये मूल अधिकार जो है, वो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। ये 2 अनुच्छेद 23 और 24 जो हैं, ये हमारे शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से आप लोग समझिए और देखिए, इसको करते जाइए। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा चौथा मूल अधिकार है और 25 से शुरू होता है और 28 तक जाता है। ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है? 25 से 28 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और हम अपने अगले प्रश्न को बड़े गौर से ध्यान से देखते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो हमारा 5वां मूल अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहला मैंने आपको बताया समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का। समानता का मूल अधिकार जो है वो 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का मूल अधिकार 19 से 22 तक। संस्कृति शोषण के विरुद्ध तीसरा जो हमारा मूल अधिकार है वो 23 और 24 है और चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। 5वां मूल अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमें 25 से 28 तक दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 और 30 नंबर जो आपका अनुच्छेद है इसमें दिया गया है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है? तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से इसको देखते जाते हैं और इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। संवैधानिक उपचार जो हमारे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा छठा मूल अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचार और ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें हमें जो संवैधानिक उपचार का मतलब समझ लीजिए, जब हमारे मूल अधिकारों का शोषण होता है, मूल अधिकार हमें नहीं मिल पाते, तो संविधान में जो छठा मूल अधिकार है, वो हमें अपने मूल अधिकारों को बचाने के लिए प्रदत्त अधिकार है। जिसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। और ये जो अनुच्छेद 32 है, जिसमें संवैधानिक उपचार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो इसमें हमें 5 रिटों की व्यवस्था है और इन रिट के लिए किसी अधीनस्थ न्यायालय में नहीं जाना पड़ता। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपने आप मूल अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। और वो 5 रिटें कौन-कौन सी हैं, वो ध्यान दीजिए। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेषण, चौथी है प्रतिषेध और 5वीं है अधिकार पृच्छा, जिनके माध्यम से आप अपने मूल अधिकारों को बचा सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान से बढ़ते हैं और देखते जाते हैं हम अपना आज का अगला प्रश्न। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा या हृदय कहा? देखिए, ये चीज़ें कही जाती हैं ज़्यादातर प्रस्तावना के बारे में। लेकिन यहाँ बात हो रही है अनुच्छेद 32 जिसको संवैधानिक उपचार जिसमें दिए गए हैं और इस अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, तो वो व्यक्ति हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो जीवन भर शोषण के विरुद्ध लड़े और उन्होंने संविधान में वंचित वर्गों को सबल करने का प्रयास किया। इन्हें संविधान का शिल्पी या संविधान निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि ये संविधान की जो समितियां बनी थी संविधान निर्माण के लिए, उसमें जब सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, ये अध्यक्ष थे। और इन्होंने देखिए, ये चूंकि शोषण के लिए लड़े थे, शोषण को बचाने का ही हथियार है अनुच्छेद 32।
और इसीलिए इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। देखिए, समानता का के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये बहुत पूछा जाने वाला अनुच्छेद है, आपको पता है अस्पृश्यता यानी छुआ-छूत। भारत में प्राचीन काल से जो है धीरे-धीरे जब वर्ग विभाजन हुआ, फिर जातियाँ बनी, फिर उसमें भेदभाव शुरू हुए, तो सामाजिक रूप से एक बड़ी कुरीति अस्पृश्यता थी कि मानव मानव से भेद कर रहा था। तो छुआ-छूत यानी अस्पृश्यता जब हमारा संविधान बना तो उसमें इसकी समाप्ति की गई, इसका अंत किया गया, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। 17 में छुआ-छूत यानी अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए उपाधियों उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में की गई है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस पे भी आप जान लीजिए उपाधियों के अंत की क्या आवश्यकता थी? देखिए वो उपाधियाँ जो आपको योग्यता के आधार पे नहीं मिलती, उनकी समाप्ति की गई है, ध्यान रखिएगा। जो आपको पैतृक आधार पर, सामाजिक वर्ग भेद के आधार पर दी जाती हैं, जिनको अपनी काबिलियत पे हासिल नहीं किया जाता, उन उपाधियों की समाप्ति की गई अनुच्छेद 18 में। यहाँ आपको ध्यान देना है कि सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों की समाप्ति नहीं की गई है, क्योंकि वो आपको योग्यता के आधार पे मिलती है। पहले बड़े-बड़े टाइटल होते थे जमींदारों के, राजाओं के और उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनमें योग्यता का आधार नहीं होता था, उनमें वंशानुगत आधार होता था। कोई व्यक्ति योग्य है कि नहीं है उससे मतलब नहीं होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये समाप्त कर दिया गया, जो भेदभाव उत्पन्न करे वो उपाधियाँ समाप्त हो गई। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप ग्रेजुएशन करते हैं तो स्नातक की उपाधि मिलती है, वो आपकी काबिलियत पे मिलती है। परास्नातक की, पीएचडी की या सेना में जो रैंक बढ़ती जाती हैं, कोई मेजर, ब्रिगेडियर और इस तरीके से, तो वो सारी उपाधियाँ आपको योग्यता के आधार पे मिलती हैं, वो नहीं खत्म की गई हैं, बल्कि भेदभाव उत्पन्न करने वाली उपाधियों को समाप्त किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बड़े ध्यान से बढ़ते जाते हैं और ध्यान से इसको देखते हैं। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? देखिए, विचार और अभिव्यक्ति, विचार व्यक्त करना मतलब भाषण। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार जब आप देखेंगे तो अनुच्छेद जो 19 है, उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएँ थीं और 7वीं स्वतंत्रता थी संपत्ति की स्वतंत्रता जिसको समाप्त किया गया। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, उसमें 19 वन ए जो है आपका ध्यान से इसको देखिएगा 19 वन ए ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता रहता है। 19 वन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम अपने अगले प्रश्न को बड़े ध्यान से देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए ये अभी एकदम हाल ही का करंट अफेयर्स का भी मुद्दा है। अभी एक बालक को जो लंबे समय से कोमा की स्थिति में था और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, उसको न्यायालय द्वारा इच्छा मृत्यु दी गई है। जबकि अपनी इच्छा से भी मृत्यु लेना ये एक अपराध है। अपने आप को भी मार देना ये एक अपराध है और मनुष्य को हमारे संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये इसी अनुच्छेद से जुड़ा मैटर है जिसमें न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति स्पेशल उस व्यक्ति के लिए जो एक लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त है और वो कोमा में है, जिसको ठीक होने की संभावना डॉक्टर ने नकार दी है, उसको इच्छा मृत्यु दी गई है। चूँकि वो देना संभव नहीं था इसलिए न्यायालय को ये निर्णय करना पड़ा और ये जो अनुच्छेद है, ये है अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और हम देख लेते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के की शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद पहले नीति निर्देशक तत्वों में था, जो जो बाध्यकारी नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं। लेकिन चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये माना गया कि बच्चों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो देश का युवा पढ़ेगा, वही देश सशक्त बनेगा। इसलिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, इसको संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में शामिल किया गया और अब ये जो है अनुच्छेद 21 ए में भी है। पहले ये 45 में था, जो नीति निर्देशक तत्व में। तो अब वहाँ भी है और यहाँ भी है, अनुच्छेद 21 ए में शामिल कर दे जाने के कारण ये अब आपका मूल अधिकार है। जब भी किसी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए, ये निर्णय है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, मानव तस्करी का मतलब मनुष्य की खरीद-बिक्री, ठीक है? और मनुष्य की खरीद-बिक्री नहीं होनी चाहिए। मनुष्य बेचने और खरीदने की वस्तु नहीं है। और इसका जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 23। 23 में ये कहा गया, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 आते हैं और 23 में ये कहा गया कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक। दोनों शब्दों को समझते हैं। दुर्व्यापार मतलब खरीद-बिक्री। तो मनुष्य की खरीद-बिक्री एक दुर्व्यापार है और बलात् श्रम का मतलब बेगार, यानी किसी व्यक्ति को उसकी मर्ज़ी के बिना काम लिया जाना और उसके बदले उसको पारितोषिक ना दिया जाना, ये जो है बेगार कहलाता है, बेगारी जिसको कहते हैं ग्रामीण भाषा में। तो ये दोनों पर रोक है और ये दोनों व्यक्ति का मूल अधिकार है कि उसकी खरीद-बिक्री नहीं हो सकती और उससे ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न ध्यान से। देखिए, अगला प्रश्न जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम कराने पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, मैंने कहा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो है ये मूल अधिकार, इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24, जिसमें से 23 में मनुष्य की खरीद-बिक्री पर रोक है और 24 में ये कहा गया है, ये 24 नंबर अनुच्छेद जो है, इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों इत्यादि जोखिम भरे कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध। यानी उन्हें ऐसे किसी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता, जिनमें उनके जीवन को हानि संभव हो। ठीक है? तो ये जो है अनुच्छेद 24 में दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और ध्यान से इसको देखते हैं। धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से 28 तक दिया गया है, ये मूल अधिकार। जिसमें से अनुच्छेद जो 26 है, उसमें धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि किसी भी धर्म को हम अबाध रूप से स्वीकार कर सकते हैं, जिसका हम अंतःकरण से पालन करना चाहें। यानी हमें किसी भी धर्म को मानने के लिए जो है मानने का पूर्ण रूप से मूल अधिकार है, जिस पे हमारी आस्था हो। 26 में धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में जो है टैक्स से संबंधित बातें हैं, कर से संबंधित, और अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि कोई भी जो सरकारी धन से चलने वाला शिक्षण संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है? तो यहाँ अनुच्छेद 26 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और ध्यान धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। किसी धर्म विशेष के लिए कर लगाने पर रोक, अभी मैंने बात की टैक्स से संबंधित बातें, तो वो दी गई हैं अनुच्छेद 27 में। इसमें ये कहा गया है कि जो धार्मिक कार्य होते हैं, उनमें पहले तो कर की छूट दी गई है।
जो धार्मिक आय होती है, तो ये उसमें बताना पड़ता है कि उस धार्मिक आय को सामाजिक कार्य में खर्च किया जाएगा, तो उसपे टैक्स की छूट है। साथ-साथ जो है धर्म के प्रचार के लिए जो धन खर्च होगा, उस पे भी टैक्स की छूट है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 27 में। चलिए, अगले मूल अधिकार की ओर बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं अगला अपना सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर रोक किस अनुच्छेद में? अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद जो 28 है, उसमें ये कहा गया है कि सरकारी धन से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं कर सकती। सभी को समान समदर्शी भाव से देख सकती है, यही हमारे मूल अधिकार हैं। आपको यहाँ थोड़ा-सा क्लियर करते हैं कि सरकारी धन से चलने का मतलब जिस कॉलेज, जिस स्कूल की व्यवस्था सरकार करती है, आर्थिक रूप से मदद करती है कि उसके शिक्षक जो है सरकार से वेतन पाते हैं, वहाँ किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा आज का प्रश्न है, अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए, अनुच्छेद जो 29 है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को सुरक्षित करने का अधिकार है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और यहाँ की विविधता ही इसकी विशिष्टता है, इसलिए बहुत सारी भाषा, संस्कृति, जो है लिपि यहाँ हैं, जिसको हम सुरक्षित रख पाएँ, इसके लिए संविधान में विशेष व्यवस्था दी गई है। अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 में इनकी रक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न हम चलते हैं धीरे-धीरे, उस पे चर्चा करते हैं। देखिए, ये भी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 इसके लिए बनाया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनके प्रचार-प्रसार प्रबंधन करने का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है? तो अनुच्छेद 29 और 30 हमारा 5वां मूल अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो 30 में ये बात दी गई है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम ध्यान से देखते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन-सी रिट जारी करता है? यहाँ पूछना चाहिए था कितनी रिटें जारी करता है? तो उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या है 5 और मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन के इसको याद कर लीजिएगा। 5 रिटें हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेषण, चौथी है प्रतिषेध, 5वीं है अधिकार पृच्छा। इनके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का है। ठीक है? और इनका उल्लेख अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए, निम्न में से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, समानता का अधिकार है, अब मैंने आपको बताया अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 19 से 22। और संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया कि निरसित कर दिया गया है, इसलिए यही उत्तर सही है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 ए में है। अब इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 300 ए में, ठीक है? और इसको जो है हमने हटा दिया। अब ये आपका विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। बाकी ये देख सकते हैं आप, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, तो ये तीनों सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 44वां संशोधन जो है, जो कि 1978 में किया गया था, इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। अब कहाँ है ये?
अब मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 300 ए में है। अब कैसा अधिकार है ये आपका? अब ये आपका कानूनी या विधिक अधिकार है, अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। कि ये हमारा आज का अंतिम सवाल था दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नियमित नोटिफ़िकेशन मिल सके। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि एक बटन दबा दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।